आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप देख पा रहे हैं 2012 में, 15 में, 19 में, 21 में और 22 में पूछा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के पर्पज से। तो इतना बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिस थ्रू द सरफेस एरिया। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये मान लीजिए कि आपका सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इससे पास होगा तो उस कंडीशन में क्या बनेगा? फ्लक्स बनेगा। उस कंडीशन में फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स कभी मैक्सिमम होगा, कभी मिनिमम होगा, जीरो भी होगा। कब होगा उस चीज को हम लोग क्लियर करेंगे अभी। तो सबसे पहले आपके सामने में है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिस थ्रू या पासिस नॉर्मली थ्रू द सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम लोग रेंडमली कोई एरिया ले लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास मान लीजिए यह एक सरफेस है और यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? फील्ड लाइन को क्रॉस करवाएंगे, फील्ड लाइन। तो ये मान लीजिए कि आपका फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। या आपने दूसरा फील्ड लाइन ले लिया कंटिन्यूसली। हम आपका फील्ड लाइन कंटिन्यू करते चले जाएंगे। ये आपका फील्ड लाइन है, फिर ये फील्ड लाइन है, उसके बाद एक फील्ड लाइन और ले लेते हैं। चलिए, इस तरह से हमने क्या ले लिया? फील्ड लाइन ड्रॉ कर लिया। अब आ जाइए, जब हमने फील्ड लाइन लिया तो ये आप क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और उसके बाद हर एक सरफेस का एक एरिया होता है, एरिया वेक्टर। तो मान लीजिए कि हमने एक सरफेस लिया। ये सरफेस, जैसे ये सरफेस पे एरिया वेक्टर कैसा होगा? यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे ऐसा एरिया वेक्टर होगा, यहाँ पे इस तरीके से एरिया वेक्टर होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसा होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसा होगा। यानी कि एरिया वेक्टर क्या होता है? किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? तो हम चलिए एक एरिया वेक्टर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक एरिया वेक्टर हमने ले लिया इस जगह पे, ये वाला। ये क्या आपका एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एरिया वेक्टर को हम लोग डी ए या डी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डी ए या डी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बीच का एंगल कितना है? इसके बीच का एंगल जो है, इसके बीच का एंगल हमने ले लिया थीटा। और यहाँ पे छोटा सा एक स्मॉल सा एरिया लिया जिसको हम लोग कहते हैं एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट, ये छोटा सा एरिया हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। क्लियर है? तो एरिया एलिमेंट हमने यहाँ पे ले लिया। अब हम लोग जब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन पर निर्भर कर रहा है? तो आप देखते चलिए। मान लीजिए कि एक एरिया हमने ये ले लिया, एक एरिया ये ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है। एक एरिया हमने ये ले लिया। अब बताइए, जब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हुआ तो क्या यहाँ पे फ्लक्स होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने कहा कि मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू द सरफेस एरिया। तो जब इस सरफेस एरिया से कोई फील्ड लाइन पास नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्लक्स भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमने आपको दूसरा एरिया दे दिया, ये वाला एरिया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फील्ड लाइन पास हो रहा है। तो यहाँ पे कितने फील्ड लाइन पास हो रहे हैं? यहाँ पे 2 फील्ड लाइन पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब इस वाले में फ्लक्स तो नहीं है, इस वाले पे जीरो है, लेकिन इस वाले में कुछ फ्लक्स आ चुका है। अब इस बड़े वाले सरफेस को अगर आप देखें तो बड़े वाले सरफेस में क्या है? बड़े वाले में ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस किया है। तो ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस किया है, इसका मतलब जब ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? फ्लक्स भी ज्यादा होगा। चलिए पहले इसको हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको वापस से हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए, हम लोगों ने क्या कहा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू द सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया क्या लिखेंगे?
जब एरिया स्मॉल है यानी कि एरिया एलिमेंट है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया छोटा। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या चीज़ से, फाई से या हम लोग फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई या फाई ई। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आगे फिर आप मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो उस जगह पे फाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या फाई ई या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई बराबर क्या होगा, फाई बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब एरिया को हमने ds क्यों लिया, क्योंकि स्मॉल एरिया है, तो स्मॉल एरिया होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, फ्लक्स भी यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा, फ्लक्स भी आपका स्मॉल हो जाएगा। चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस, और डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है आपका कॉस थीटा, क्या आता है कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, और जैसे हम लोग इसका इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फ्लक्स निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेंगे तो इंटीग्रेट होगा, और ये हो जाएगा आपका डी फाई, राइट साइड में भी ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इस जगह पे इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में टोटल रिजल्ट निकल के आता है, सम ऑफ वैल्यूज। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, वो वैल्यू को अलग अलग पार्ट में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, इसलिए हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। तो यहाँ से आपको पता होगा कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, dt का इंटीग्रेशन t होता है। तो बताइए यहाँ पे d फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग किसके रिस्पेक्ट में इधर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, s के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं वैसा ही अगर टर्म होगा तो उसका इंटीग्रेशन होगा, अदरवाइज वो कांस्टेंट के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो e और cos थीटा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी e cos थीटा, और यहाँ पे क्या बच गया ds। तो उसको देखते हुए आप देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डी एस, यानी कि डी एस से आप क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा ई एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ई एस कॉस थीटा। तो मेरे पास फ्लक्स का जो इक्वेशन निकल के आता है वो आता है ई एस कॉस थीटा। अब आपसे अगर पूछा जाए बताओ फ्लक्स किस किस पर डिपेंडेंट है, तो फ्लक्स डिपेंडेंट है किस पे, फ्लक्स डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, फ्लक्स डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, फ्लक्स डिपेंडेंट है इस एरिया पे, और फ्लक्स डिपेंडेंट है एंगल पे। एंगल भी डिसाइड करता है कि फ्लक्स कितना होगा। तो ये आपके पास क्या है, फ्लक्स का इक्वेशन है। अब फ्लक्स का इक्वेशन है तो इसकी बात कर ले। एसआई यूनिट की अगर बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए न्यूटन पर कूलम, और एरिया है तो वो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एक यूनिट और होता है, एक यूनिट और होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्या होता है वोल्ट मीटर। एक यूनिट और होता है वोल्ट मीटर। अब ये आपके पास यूनिट निकल के आ गया तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका न्यूटन के लिए एम एल टी इनवर्स 2, और कूलम के लिए क्या हो जाएगा, कूलम के लिए ये टी, लेकिन दोनों पे माइनस आ जाए क्योंकि इनवर्स के टर्म में है, और उसके बाद मीटर है तो इसके लिए क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर। इन सभी वैल्यूज को अगर हम एक साथ मिला के लिखना चाहे तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एम, और उसके बाद एल देखिए यहाँ 2, यहाँ पे 1, एल पे पावर 3। उसके बाद टी की बात करें तो यहाँ पे -2 -1 टी इनवर्स 3, और ये पे पावर -1। तो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ गया। अब
अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, तो आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी इक्वेशन आ गया। अब इसमें कुछ स्पेशल केस इसमें भी है। आइए उस स्पेशल केस को हम लोग देखते हैं क्या है। तो हमारे पास फ्लक्स की कंडीशन में भी स्पेशल केस है। तो स्पेशल केसेस, यहाँ पे पहला कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। चलिए हम लोग देख लेते हैं। फिर से वो सरफेस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब सरफेस कैसो भी आप ले सकते हैं, जैसा आपको मन हो आप सरफेस ले सकते हैं। चलिए हमने ये सरफेस ले लिया, ये आपके पास एक सरफेस है। तो जब ये सरफेस है तो यहाँ पे फील्ड लाइन भी ड्रॉ किया जाए। तो जब फील्ड लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये फील्ड लाइन आपका है, ये भी आपका फील्ड लाइन होगा। इसी तरह से हम आप लोगों को क्या बहुत सारा फील्ड लाइन दिखा देते हैं। बस ध्यान रहे ये फील्ड लाइन यूनिफॉर्म दिखाना है तो बराबर का डिस्टेंस रखना है। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये क्या है, रियल नहीं इमेजिनरी है। इसको बस हम लोग समझने समझाने के लिए लिखते हैं। क्लियर है? अब जब आप यहाँ पे एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे एंगल कितना दिख रहा है, यहाँ पे एंगल दिख रहा है थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और इस जगह पे एरिया वेक्टर भी इधर होगा। इस कंडीशन में थीटा कितना होगा, एरिया वेक्टर भी जब इधर होगा एरिया वेक्टर, तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे उस एरिया वेक्टर के लिए ds। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। और जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ये या एस ई एस कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 का वैल्यू कितना, 1, यानी ई एस। तो जब कोई सरफेस से फील्ड लाइन परपेंडिकुलर क्रॉस करता है, यानी कि ये सरफेस है, इससे परपेंडिकुलर जब फील्ड लाइन क्रॉस किया तो उस कंडीशन में जो फ्लक्स निकला वो फ्लक्स कैसा है, वो फ्लक्स मैक्सिमम है। अब दूसरा कंडीशन अपने पास आता है कि अगर थीटा का वैल्यू, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री कब होगा, मान लीजिए कि ये आपका फील्ड लाइन है, इस फील्ड लाइन को हम क्या कर रहे हैं, इस फील्ड लाइन को हम लोग यहाँ से पकड़ के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो चलिए ऊपर अब एक फील्ड लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। ये आपके सामने में एक फील्ड लाइन हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो ये फील्ड लाइन आ गया आपका। जब ये फील्ड लाइन आ गया तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब 90 डिग्री दिखाएंगे तो ये आपका 90 डिग्री एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर आपका नीचे की तरफ होगा। और जब नीचे की तरफ होगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री होता है तो फ्लक्स कितना होगा, ये हो जाएगा ई एस कॉस 90 डिग्री। आपको पता है कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा 0। तो ये आपके पास तीसरा कंडीशन, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोई भी सरफेस को अगर फील्ड लाइन टच करके जाए, तो उस कंडीशन में वहाँ पे किसी भी तरह का फ्लक्स नहीं बनता है। तो फ्लक्स 90 डिग्री पे 0 हो गया, लेकिन 0 डिग्री पे मैक्सिमम हो गया। अगला एक कंडीशन देखते हैं, थर्ड कंडीशन, कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। ये कब होगा, ये 180 डिग्री कब होगा, जैसे फील्ड लाइन आप देख रहे हैं आगे की तरफ है, फील्ड लाइन आपका क्या आगे की तरफ है, और एरिया वेक्टर कहाँ होगा, परपेंडिकुलर। हमने कहा था एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो इस सरफेस पे नीचे एरिया वेक्टर इधर होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर यहाँ होगा, इस जगह पे ऊपर होगा। तो यहाँ पे जो आपके सामने में एरिया वेक्टर है, तो वो इस डायरेक्शन में है। थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। और आपको पता है कि जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो ये क्या होगा, ई
एस ई एस कॉस, कॉस कितना डिग्री 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 180 का वैल्यू होता -1, यानी कि यहाँ पे जो फ्लक्स निकल के आएगा वो आएगा माइनस ई एस। अब यहाँ से देखते चलिए, एक कंक्लूजन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आगे के मतलब जिधर फील्ड लाइन है ये सरफेस है और फील्ड लाइन इस तरीके से निकल रहा है इस साइड में, तो इस जगह पे एरिया वेक्टर भी ये होगा, फील्ड लाइन भी ऐसा होगा। तो इस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा तो वो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। लेकिन अगर फील्ड लाइन इस डायरेक्शन की बात करें तो इस डायरेक्शन में तो फील्ड लाइन है नहीं, फील्ड लाइन इधर ही है, लेकिन इस जगह पे एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो जब एरिया वेक्टर पीछे की तरफ, फील्ड लाइन आगे की तरफ, तो एंगल कितना 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में फ्लक्स जो निकलेगा वो माइनस में निकलेगा। तो इस जगह से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जिस सरफेस की बात कर रहे हैं उस सरफेस में अगर टोटल फ्लक्स की बात करें तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। यानी कि इधर वाला फ्लक्स माइनस ई एस, आगे वाला फ्लक्स प्लस ई एस, जब दोनों को मिला देंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जब निकालते हैं कोई वैल्यू तो हम लोग एक साइड की बात करते हैं, दूसरे साइड की बात एक साथ नहीं करते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। स्क्वायर फ्रेम ऑफ एजेज 10 सेंटीमीटर। कैसा है, एक स्क्वायर है और उसका जो साइड है वो साइड क्या है 10 सेंटीमीटर और सब के सब बराबर साइड यानी कि स्क्वायर होगा ये। तो अब आगे स्क्वायर कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो हम लोग इसको कह सकते जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है। आगे देखिए, प्लेस्ड विद इट्स पॉजिटिव नॉर्मल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कहने का मतलब मेरा ये वाला एंगल इसके साथ कितना डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। थोड़ा सा और भी ऊपर खींचते हैं तब जाके आपको 60 डिग्री नज़र आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अगर हम एरिया वेक्टर की बात कर ले तो एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल कितना दिखा रहा है, ये 60 डिग्री। और जब एंगल 60 डिग्री है तो हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू कर सकते हैं 60 डिग्री। क्लियर है? तो एंगल 60 डिग्री। अब जब 60 डिग्री है तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ई का वैल्यू है, ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू है 20 वोल्ट पर मीटर। ये आपके सामने में इलेक्ट्रिक फील्ड है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस बाउंडेड बाय द फ्रेम। तो टोटल फ्लक्स हमें बताना है। तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, अपने पास सारा इंफॉर्मेशन है। अगर हम डायग्राम को इस तरह से लिख देते हैं तो उस कंडीशन में आपको गिवन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो उस कंडीशन में अभी फ्लक्स का इक्वेशन हमने क्या पढ़ा, ई एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपका एरिया कैसा है, एरिया तो आपका स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर में है। साइड हम लोग लिख सकते हैं, साइड या ये कह सकते हैं, साइड को ये भी लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। तो अब ई का वैल्यू है 20, एरिया की बात करें तो वो होता है साइड का स्क्वायर और कॉस कितना, कॉस है आपके सामने में 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो इस जगह पे 20 और इंटू में 0.1 का स्क्वायर और cos 60 का मतलब ये हो जाएगा 1/2। तो इसको इसके साथ काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ 10 इंटू 0.01 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा फ्लक्स कितना निकलेगा, ये हो जाएगा 0.1 और फ्लक्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ जाता है। क्लियर है? तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका गॉस लॉ। क्या है? गॉस लॉ। तो देखते हैं गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ क्या कहता है। तो गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, देखिए कितना रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। 2012, 14, 15, 22 और 25 में पूछा है, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये आप खुद समझ सकते हैं। तो गॉस लॉ को हम लोग समझते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड surface in free space is equal to 1 upon epsilon naught times to the net electric charge Q enclosed by the surface। ये कहना चाह रहा है कि एक सरफेस है जिसके अंदर हमने क्या लिया हुआ है, जिसके अंदर हमने चार्ज लिया हुआ है। तो ये चार्ज Q है। ये चार्ज क्या है आपका? ये चार्ज आपका Q है। तो ये आपने क्या लिया? एक चार्ज ले लिया Q। अब आप कहेंगे सर चार्ज बाहर भी ले सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं। एकदम नहीं ले सकते, क्योंकि गॉस ने कहा है वो सरफेस इनक्लोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनक्लोज्ड होना चाहिए। तो इसलिए चार्ज को बाहर नहीं रखेंगे। फिर आप कहेंगे क्यों ना रखें? तो आपने अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, तो जो एक सरफेस का फ्लक्स था वो पॉजिटिव आ रहा था, दूसरे सरफेस का फ्लक्स नेगेटिव आ रहा था। चार्ज को जब भी आप बाहर रखेंगे तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इसलिए चार्ज को हमने अंदर रखा। इससे तो इस सरफेस से तो बहुत सारा फील्ड लाइन निकलेगा, लेकिन बहुत सारे फील्ड लाइन का नहीं, हम लोग एक फील्ड लाइन का काम करेंगे। यहाँ पे एक फील्ड लाइन लेंगे, तो जब एक फील्ड लाइन लेंगे तो एक फील्ड लाइन मान लीजिए कि ये है आपका एक फील्ड लाइन, हमने ये कंसीडर कर लिया। अब आ जाइए, इसको हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, जिसको हम लोग ds लिख रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा हमने एरिया कंसीडर कर लिया, जिसको स्मॉल एरिया या एरिया एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल एरिया या एरिया एलिमेंट कहते हैं, स्मॉल एरिया या एरिया एलिमेंट। और यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग इसको कंसिडर कर लेंगे कि दोनों जब सेम डायरेक्शन में हो तो एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। इस सरफेस को हम क्या नाम देते हैं? इस सरफेस को कहते हैं, ये आपका गॉसियन सरफेस है। क्या है? गॉसियन सरफेस है। अब यहाँ से जो गॉसियन सरफेस निकल के आता है उसका स्टेटमेंट को देखिए। कह रहा टोटल, यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसका, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। ये जो सर्कल लगा इंटीग्रेशन में क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds, ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इक्वेशन, अभी हमने पीछे पढ़ा। और ये बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स टू द चार्ज Q। तो टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये आपके पास ये गॉस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसी चीज को हम लोगों को क्या करना है? प्रूफ करना है। इसी चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रूफ अब हम कह सकते हैं कि एक चार्ज से एक फील्ड लाइन नहीं, बहुत सारा फील्ड लाइन निकलता है। बहुत सारा फील्ड लाइन का मतलब फील्ड इधर भी हो सकता है, फील्ड इधर भी होगा, फील्ड इधर भी होगा, बहुत सारा फील्ड लाइन होगा। लेकिन हमें इतना सारा फील्ड लाइन नहीं, बल्कि एक फील्ड लाइन के हेल्प से टोटल को निकाल लेना है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट every point on the surface, क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है
ये आपका आर, तो आर स्क्वायर। अब इस जगह पे जरूरत पड़ सकता है वेक्टर का भी जरूरत पड़ सकता है, लेकिन हम लोग स्केलर फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया, इस वाले छोटे वाले एरिया के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई, और क्लोज सरफेस के लिए लगा देंगे ई डी एस। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपके पास फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे इक्वेशन इसको क्या मान लेते हैं? तीसरा इक्वेशन मान लेते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग, पीछे से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है इसको उठा के वहाँ रख देते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 in 1, ये 2 in 3, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? फ्लक्स इज इक्वल्स टू आपका ई का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर और उसके बाद डी एस कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो वैल्यू है, ये वैल्यू में ये टोटल का टोटल कांस्टेंट है, कॉस थीटा भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि एस के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? फाई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर और कॉस थीटा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब हम लोग देख रहे हैं ये जो सरफेस है, ये जो आप सरफेस देख रहे हैं, ये सरफेस किसका है? एक स्फीयर का है। और जब स्फीयर की बात करें तो स्फीयर का एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिंस ds इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ क्या? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इस वैल्यू को उठाएंगे और इसके जगह पे लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? इसलिए हम लोगों को क्या करना है? इसके जगह पे वैल्यू रखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और ये हो जाएगा आपका कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नोट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर और उसके बाद कॉस थीटा इसकी जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर। जो वैल्यू अपना कट रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए आर स्क्वायर कैंसिल आउट, उसके बाद 4 पाई से 4 पाई कट जाता है। हमारे पास जो वैल्यू निकल के आता है वो वैल्यू क्या निकल के आता है? पाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट और कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की बात करें तो थीटा को आप लोग देखिएगा, थीटा कितना अपने पास? 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री है तो कॉस के जगह पे हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, इसलिए फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट कॉस
0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, और यही हमें लाना था, यानी कि आपका इक्वेशन प्रूव हो जाता है। यह था आपका क्या, गॉस लॉ, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था गॉस लॉ। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें। यह आपका गॉस लॉ था। आगे बढ़ते हैं, इस पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या आपके पास, या एक बार रिपीट कर देते हैं। चलिए, ये आपके पास था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और किसके हेल्प से, गॉस के हेल्प से। तो गॉस ने क्या कहा कि जो भी चार्ज होगा वो सरफेस के अंदर होगा, और जब सरफेस के अंदर होगा तो सरफेस के अंदर होगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्लोज सरफेस लगा देते हैं। इंटीग्रेशन में क्लोज, जो सर्कल देख रहे हैं, ये क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे आप निकाले, किसी के कारण, इसके कारण निकालिए, इसके कारण निकालिए, किसी के कारण भी निकालेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल के आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, स्मॉल एरिया के कारण चाहिए था, इसलिए हमने उसके कारण निकाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ये हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास फ्लक्स का इक्वेशन ये था जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में निकाल चुके हैं। इन्हीं का डॉट प्रोडक्ट किए तो कॉस थीटा आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन टू को उठाया और इक्वेशन 3 में रख दिया, जहां से हम यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि एस के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो रहा है, एस के रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन हो रहा है। एस वाला टर्म कोई है ही नहीं, तो जो नहीं है वो कांस्टेंट के रूप में बाहर निकल जाएगा। बच गया आपका क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीएस। डीएस का इंटीग्रेशन अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि अगर आप dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t होगा, तो उसी तरह से अगर हम ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो s तो होगा। लेकिन ये s का मतलब क्या, सरफेस एरिया। और जब सरफेस एरिया की बात करते हैं, अपने पास सरफेस एरिया क्या है, एक स्फीयर है, तो उस जगह पे हम लोग स्फीयर की तरफ आ जाते हैं। तो स्फीयर का जब सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। हमने वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से आपका फ्लक्स निकल के आ जाता है। क्या आता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू हमने पीछे से देखा तो उसका वैल्यू कितना है, 0 है। तो इस जगह पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी फ्लक्स का वैल्यू आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से जो है गॉस लॉ आपका प्रूफ हो जाता है। तो आगे हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर इफ इट इज विद 20 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज। हमें निकालना क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू है 20 माइक्रो कूलम, यानी कि 20 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। इसी को हम कह सकते हैं 2 इंटू 10 टू दी पावर -5 कूलम। अब यहाँ से अपने पास जो फॉर्मूले में आएगा एप्सिलॉन नोट का दो वैल्यू, एक 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 और दूसरा वैल्यू क्या है इसी का दूसरा वैल्यू है 1/36 पाई इंटू 10 टू दी पावर 9। ये वैल्यू भी है। इसको रखते हैं तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा। तो जब आपको अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन में पूछे तो आप जैसा क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन जैसा होगा उस हिसाब से हम लोग वैल्यू बैठाएंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। फ्लक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या फॉर्मूला है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखने जा रहे हैं। क्या वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू का मतलब 2 इंटू 10 टू दी पावर -5 डिवाइडेड बाय 1/36 पाई इंटू 10 टू दी पावर 9। ये पलट के जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -5 और ये जो वैल्यू है इसको पलट के ऊपर लेके जाएंगे 36 पाई इंटू 10 टू दी पावर 9। अब ध्यान से देखिए, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 दूना 12 और 3 दूना 6 7 72 पाई इंटू 10 टू दी पावर ये हो जाएगा 4। और फ्लक्स है तो क्या यूनिट हो जाएगा, न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपके सामने में इसका आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, और एक लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, यानी बहुत जल्द आपके सामने में जो है अगला लेक्चर आने वाला है और उसी लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, सिलेबस था, वो सब कुछ कवर कर दिया गया है और एक लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए आप लोगों को कहाँ पे दिक्कत है, क्या दिक्कत हो रही है, आप इन सब चीज़ों को शेयर करेंगे, हमसे शेयर करेंगे। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपका अब्बास सर।